इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटीज का ओवरव्यू करेंगे और हम वो मिनिमल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे नाइव बेस एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने में। आपके पास ये दो इवेंट्स हैं, x और y। अब और इन इवेंट्स की वैल्यूज हैं 0, 1, 2 और y की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं दैट इज अगेन 0, 1, 2 एंड 3। और ये इन दो इवेंट्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं। x इज इक्वल टू 0 आया, साथ y इज इक्वल टू 0 आ गया, फिर x इज इक्वल टू 0 आया, y इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 0 आ गया एंड सो ऑन। और ये जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल अगर आप इसको काउंट करें तो दैट इज 12 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट, अब आपसे अगर कहा जाता है कि इस क्वेश्चन को आंसर करें दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो क्या आंसर होगा? x इज इक्वल टू 0 कंप्यूट करने के लिए आप देखेंगे x की वैल्यू 0 कितने टाइम्स आ रही है, दैट इज 1, 2, 3, 4 और 5। आप कह देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी है दैट इज 5/12। सिमिलरली आपसे कहा जाता है y इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी है, तो आप देखेंगे 3 कितने टाइम्स आ रहा है, दैट इज 1, 2, 3, 4, सो 4/12। अगर आपसे कहा जाता है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 की क्या है, इट मीन्स के x की वैल्यू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इस पूरे के पूरे इवेंट्स में कितने टाइम्स आया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो आप देखेंगे x की वैल्यू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 कितने टाइम्स आ रही है, सो ये आ रही है 1 टाइम, 2 टाइम। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट इज 2/12। सिमिलरली अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 कितने टाइम्स आया, तो इनका आंसर क्या होगा? सो 2/12 ही, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 एक ही बात है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू 2, ये इंडिकेट कर रहा है कि y इज इक्वल टू 2 ऑब्जर्व हो चुका हुआ है। तो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आपको नाइव बेस को अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प करेगा कि x इज इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू 2 मींस y इज इक्वल टू 2 ऑब्जर्व हो चुका हुआ है। अब आपने उसके अगेंस्ट देखना है कि x इज इक्वल टू 1 कितने टाइम्स आया। ऐसा दोबारा कि y इज इक्वल टू 2 अकर हो चुका है, तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। सो ये अब आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर दैट इज 3। सो इन 3 के अगेंस्ट 1 x इज इक्वल टू 1 कितने टाइम्स आया, दैट इज 1, 2, सो 2/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू 2 मीन जब आपके पास गिवन है तो इट मीन आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो चीज विजिबल है। अब आपने उसके कोरस्पॉन्डिंगली देखने कि x इज इक्वल टू 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली आपसे ये कहा जाए कि y इज इक्वल टू 2 गिवन x इज इक्वल टू 1 क्या प्रोबेबिलिटी है, आप देखेंगे x इज इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ आ चुका है, दैट इज 1, 2, 3, 4 टाइम्स आ चुका हुआ है। इसके अगेंस्ट अब 2 कितने टाइम्स आया, दैट इज 2, सो 2/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो अगेन ये आपके पास आ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ये आपके पास आ रहा है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट्स के इकट्ठे होने अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी। अब अज्यूम करें कि आपके पास एक रूम में 3 टाइप्स के बैग्स थे। ये आपके पास लेट से इसको B1 कह लें, इसको आप लेट से B1 कह लें, ये B2 कह लें, B3 कह लें। ये आपके पास इस तरह एक रूम में इस तरह के मल्टीपल बैग्स थे हर तरह के, इन तीनों टाइप्स के
डिफरेंट काउंट्स के पड़े हुए थे। आपने उस रूम में उन बैग्स को ऑब्जर्व किया और आपने उन बैग्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि अच्छा उस रूम में ये जो बैग थे ये एक्स अमाउंट पड़े हुए थे, या लेट्स से ये बैग उस टोटल बैग लेट्स से टोटल बैग आपके पास 100 थे, उन 100 में से ये 30 पड़े हुए थे, तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर ली, दैट इज 0.3। ये 50 पड़े हुए थे, तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर ली 0.5, और ये 20 पड़े हुए थे, तो आपने इसके प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर ली, दैट इज 0.2। सो बैग रूम में इस 3 टाइप्स के डिफरेंट बैग्स पड़े हुए थे और आपने उन बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर ली। नेक्स्ट, हर बैग में 2 टाइप्स की बॉल्स थी, दैट इज रेड एंड ग्रीन। हर बैग में 2 टाइप्स ऑफ बॉल्स थी, दैट इज रेड एंड ग्रीन। और आपने जो बैग 1 टाइप थे उन तमाम की तमाम बॉल्स को इकट्ठा किया और एक बैग 1 टाइप में सारों को कंबाइन कर दिया, और उसमें आपने रेड और ग्रीन बॉल्स को काउंट किया, देखा रेड की बॉल कितनी थी, ग्रीन की बॉल कितनी थी, और आपने उन काउंट्स की बेस पे इस बैग में से रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और ग्रीन के बॉल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बता दी। इसी तरीके से आपने बैग 2 में जितनी भी बॉल्स थी रेड और ग्रीन उनको कंबाइन किया, कंबाइन करके रेड बॉल्स को काउंट किया, ग्रीन बॉल को काउंट किया, और आपने वहां से रेड बॉल की और ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर ली। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी यही किया, बैग 3 को सिलेक्ट किया और उसमें रेड और बॉल्स जितनी भी थी रेड और ग्रीन बॉल्स कंबाइन किया और आपने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, दैट इज 0.5 और 0.5। अब आपसे कहा जा रहा है कि इन 4 क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि इनके आंसर क्या होंगे। एक दफा दोबारा सुनिएगा। आपने आपके पास ये इंफॉर्मेशन आप प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हुई, और अभी आप ये अज्यूम कीजिए कि आपके पास कोई डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन थी और वहां से ही आपने डाटा को ऑब्जर्व करके उनके काउंट को ऑब्जर्व करके ये प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर ली, जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने डिफरेंट इवेंट्स को ऑब्जर्व किया और उनकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। सो आप देख सकते हैं कि बैग 2 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.5। ये आपने कहाँ से देखा? ये ऑलरेडी आपके पास यहाँ से गिवन थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन बैग 1, मींस बैग 1 सिलेक्ट हो चुका हुआ है, अब आप उसके अगेंस्ट रेड बॉल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। सो बैग 1 सिलेक्ट हो चुका हुआ है, उसके अगेंस्ट रेड बॉल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कैसे कंप्यूट करेंगे? और इंटरेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 गिवन रेड कैसे कंप्यूट करेंगे? मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करते हैं, पहले इस पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 गिवन रेड कैसे कंप्यूट करेंगे? मींस रेड बॉल सिलेक्ट हो चुकी हुई है, अब हमने उसके अगेंस्ट बताना है कि इसकी बैग 1 से सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसके लिए हम अप्लाई करते हैं बेस रूल। ये है बेस रूल। बेस रूल क्या है? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो दोबारा, बेस रूल ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने जब बेस रूल अप्लाई किया तो ये आपने लेट्स से अज्यूम कर लिया कि ए और ये बी है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन बैग 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। गुड। सो अब आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन बैग 1 आपके पास गिवन है, बिल्कुल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड
given bag 1 that is 0.4 multiply by probability of bag 1 गिवन है, बिल्कुल गिवन है 0.3। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कैसे कंप्यूट करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लेट से इन सारों को ऐड कर दें, लेकिन अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो आपको पता है कि आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। प्रोबेबिलिटी क्या ग्रेटर देन हो सकती है? नहीं। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा हम क्यों ना इन सबको एवरेज आउट करके एवरेज ले लें ताकि वो 1 से एक्सीड ना हो। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कंप्यूट करनी है तो अब आपको ये देखना है कि रेड बॉल जिस बैग में आ रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और यानी बैग के सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और जिस बैग में आ रहा है उस गिवन दैट बैग रेड बॉल के सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इट मींस के अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कंप्यूट करना है तो यहाँ पे भी आपने किया ये एक्सप्रेशन, तो ये आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन बैग 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 प्लस, फिर आप दोबारा देखेंगे रेड बॉल की बी 2 से सिलेक्ट हो बैग 2 से सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन बैग 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन। अब सिमिलरली आप तीसरे बैग से देखेंगे रेड बॉल की बैग 3 से सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और बैग 3 के सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से विजिबल है, आपने जस्ट यहाँ पे पुट करना है और आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। राइट, अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये हैं कि आपने अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फाइंड करनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन को फाइंड करना है यूजिंग दिस फार्मूला, और फिर देखना है कि क्या जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड करें तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे। सो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी के कोर्स में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या ए एंड बी, ये एक ही बात है। इसका क्या फार्मूला है? बिल्कुल। सो आप इसको कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये दोनों इसके फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपके पास वही फार्मूला है कि चाहे आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास अब तीन इवेंट्स आ गए और इसमें एक इवेंट एज अ गिवन आ रहा है, एक इवेंट एज अ गिवन आ रहा है, और अब आपसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा बी गिवन सी, यानी ए एंड बी गिवन सी फाइंड करें, तो इसका क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या फार्मूला होगा। सो अगेन ये जो भी हम बात करें ये हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की, दो इवेंट्स इकट्ठे अकर हो रहे हैं। तो इसका फार्मूला भी बहुत ही सिंपल है। देखिएगा, अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए कोमा बी गिवन सी, तो जिस तरह आपने ए और बी का आंसर किया, सो अभी आप ये अज्यूम कीजिए कि ये सिर्फ आपके पास ए कोमा बी है और आपने इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स इट। और अब ये क्योंकि चीज गिवन है तो यहाँ पे गिवन सिंबल आ गया, गिवन सी, और यहाँ पे गिवन सिंबल नहीं है, गिवन सी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको भी एक्सपेंड करना कितना आसान है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी ये टाइपो हुआ है, यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी, और अगेन यहाँ पे गिवन सी आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। अगर आपके पास तीन इवेंट्स हैं तो इसको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या ए कोमा बी कोमा सी।
इसका एक तरीका मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आपने ये प्रिटेंड करने के ये एक यूनिट है और ये एक यूनिट है, मीन्स ये एक यूनिट है और ये एक यूनिट है, और अब आपने इसको 2 यूनिट के तौर पे ट्रीट करके इसको एक्सपेंड करें। इसकी एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि जिस तरह आपने ये इसको एक यूनिट ट्रीट कर लिया, ये आ गया, और ये दूसरा यूनिट है गिवन बी कॉमा सी बाद में आ गया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमा सी। अब आप इसको इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। देन अब आपके पास क्या पॉसिबिलिटी आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमा सी। अब आप अगर इसको एक्सपेंड करना चाहें मजीद, तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉमा सी, और बी कॉमा सी 2 इवेंट्स हैं। जिस तरह यहाँ पे आपने 2 इवेंट्स को एक्सपेंड किया, आप इस तरह इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये एक पॉसिबल वे है इसको एक्सपेंड करने का। एक और वे क्या हो सकता है, क्योंकि इसकी एक्सपेंशन तो 2 तरीकों से हो सकती है। आप इसको इस तरीके से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉमा सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से सी गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये एक वे है इसको फुल फ्लेज एक्सपेंड करने का। अभी हमने ए को पहले सेलेक्ट किया है, ये भी तो हो सकता है आप कहें कि चाहे ये एक यूनिट है और ये 2 एक यूनिट है। उस केस में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए कॉमा बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉमा सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा सी, और देन इसको मजीद एक्सपेंड कर दें। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। जस्ट इमेजिन कि आपके पास 4 वेरिएबल्स हो, इस चीज को आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। n वेरिएबल्स हो तो ये चीज कम्प्लेक्स होती जाएगी। लास्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसमें भी हमारे पास 2 फ्लेवर्स आते हैं, एक कंडीशनली इंडिपेंडेंट और एक सिंपल इंडिपेंडेंट। अगर आपके पास ये 2 इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, मींस कि ये दोनों एक दोनों दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो उसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं और ये तीनों वेरिएबल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या फार्मूला आ जाएगा, वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। 4 इवेंट्स हैं तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। और लेट्स से n इवेंट्स हैं तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए n। जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो आपने हर एक को लेके उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है और सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट, दैट इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट। कंडीशनली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, अगर आपसे ये कहा जाता है कि ए और बी गिवन सी इंडिपेंडेंट है, गिवन सी इंडिपेंडेंट है, तो इसका फार्मूला अब आपके पास ये आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी। इसको जरा दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा बी गिवन सी इंडिपेंडेंट है। असल इसका मतलब है कि गिवन सी ए और बी इंडिपेंडेंट हो गए, तो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, और क्योंकि ये गिवन सी इंडिपेंडेंट है तो गिवन सी, दैट्स इट। ये एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे आ रही है। इसी तरीके से अगर आपके पास ये आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी गिवन डी ये इंडिपेंडेंट है, तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और गिवन डी इंडिपेंडेंट है, गिवन डी गिवन डी गिवन डी। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास ये आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन जी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू गिवन जी अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन गिवन जी, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। हमने इवेंट्स देखे, हमने देखा कि अगर 2 इवेंट्स इकट्ठे अकर हो रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, कंडीशनली इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखा,
उसके बाद जॉइंट प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट वेरिएशन देखी, फिर हमने कंडीशनली इंडिपेंडेंट को देखा और उसमें हमने देखा कि गिवन समथिंग अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो तमाम के तमाम जो इवेंट्स आ रहे हैं उनको गिवन जो भी चीज़ हमारे पास है वो स्पेसिफाई करके उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास उसके आंसर आ जाएगा। सो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।